2005 में यूबी ग्रुप पूरे वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट लीकर प्रोड्यूसिंग कंपनी बन गई। इसलिए फाइनली दिसंबर 2012 में किंगफिशर का लाइसेंस ऑफिशियली कैंसिल कर दिया गया। मार्च 2016 में विजय माल्या अपनी सारी दौलत लेकर सीधा भारत छोड़ के लंदन पहुंच गए और वहीं से अभी तक अपने रिमेनिंग ड्यूज का केस लड़ रहे हैं। पता है, कभी कभार तो यकीन ही नहीं होता है कि जिस इंसान को किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था, जिस इंसान का लाइफस्टाइल इतना प्रेज किया जाता था, आज वही इंसान हम सबके लिए एक चोर, एक स्कैमर बन के रह गया है। वो कहते हैं ना, जब समय बदलता है तो बादशाह को फकीर बना देता है। जी हाँ, कुछ ऐसी ही कहानी है हमारे किंगफिशर के मालिक विजय माल्या की। एक ऐसा बिजनेस टाइकून जिसने अपने तेज दिमाग से पूरी दुनिया में नाम कमाया, लेकिन फिर उनके कुछ डिसीजंस ने उनका यही नाम मिट्टी में डुबो कर रख दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि विजय माल्या को भारत को छोड़ के जाना पड़ा? आखिर क्या कहानी है इस किंगफिशर के डाउनफॉल की? ये सब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: द राइज ऑफ विजय माल्या, द फॉल ऑफ विजय माल्या एंड द करेंट सिचुएशन ऑफ विजय माल्या। अगर आपको स्टार्टिंग से हिस्ट्री नहीं जाननी तो आप चाहे तो वीडियो को स्किप करके भी देख सकते हैं। किंगफिशर एयरलाइंस पर 17 बैंकों का 7,000 करोड़ रुपए कर्ज है। किंगफिशर एयरलाइंस कोर्ट में कह चुका है कि उसके पास कर्ज लौटाने के लिए पैसे नहीं है। India's most prestigious and promising airline, now grounded, its wings clipped. All good things must come to an end. इस कहानी की शुरुआत होती है श्री विट्ठल माल्या से, जो कि विजय माल्या के पिता थे। अगर आप बैंगलोर में रहते होंगे तो आपने यूनाइटेड ब्रीवरीज ग्रुप का नाम जरूर सुना होगा। जी हाँ, बैंक एट द टाइम श्री विट्ठल माल्या इस कंपनी के ओनर नहीं बल्कि एक साधारण एम्प्लॉय थे। विट्ठल माल्या ने यूबी ग्रुप को सिर्फ 22 साल की उम्र में ज्वाइन किया था और फिर धीरे धीरे वो कंपनी के अंदर अपनी जगह बनाते गए और फिर देखते ही देखते उन्होंने यूबी ग्रुप की शेयर खरीदना शुरू कर दिया। और एक ऐसा टाइम आया जब विट्ठल माल्या यूबी ग्रुप के मैक्सिमम शेयर होल्डर बन गए। विट्ठल माल्या को 1948 में यूबी ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया। अब उनके चेयरमैन बनते ही उनके सुपरविजन के अंदर यूबी ग्रुप ने फार्मा, पॉलीमर्स, बैटरी, फूड, केमिकल्स, इन सारे बिजनेसेस में एक्सपैंड किया। विट्ठल माल्या एक बहुत हार्ड वर्किंग और एक बहुत विजनरी इंसान थे। उनकी देख रेख में यूबी ग्रुप ने 350 करोड़ का रेवेन्यू मार्क भी टच किया था। लेकिन फिर सैडली 1983 में श्री विट्ठल माल्या जी की डेथ हो जाती है ड्यू टू सडन हार्ट अटैक। फिर सारी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है उनके बेटे श्री विजय माल्या पे, जो कि उस टाइम पे सिर्फ एक 27 साल के नौजवान थे, लेकिन वो अपने फादर का विजन और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से समझते थे। विजय माल्या भी यूबी ग्रुप को अपने फादर की तरह और डाइवर्सिफाई करना चाहते थे, इसलिए चेयरमैन बनते ही उन्होंने यूबी ग्रुप को इंजीनियरिंग, न्यूज़पेपर्स, केमिकल जैसे सारे बिजनेस एक्सपैंड करने की कोशिश करी। लेकिन सारे हिडन ट्राई बिजनेस करने के बाद उन्होंने एक चीज तो जान ली कि जितना पैसा और जितना प्रॉफिट उन्हें एक लिकर, एक शराब के बिजनेस से हो रहा है, उतना पैसा, उतना प्रॉफिट उन्हें किसी और बिजनेस से नहीं हो रहा था। अब ये देखने के बाद विजय माल्या ने अपना सारा ध्यान, अपना सारा फोकस बाकी बिजनेस से हटाकर सिर्फ एक लिकर, एक शराब के बिजनेस पर लाकर रख दिया। और फिर देखते ही देखते भाई मार्च 2005 में यूबी ग्रुप पूरे वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट लीकर प्रोड्यूसिंग कंपनी बन गई। देखिए, कंपनी इतना नाम तब कमाती है जब उसकी एडवर्टाइजिंग बहुत अच्छे से की जाए। अब भाई देखिए, गवर्नमेंट ने उस टाइम पे शराब, तंबाकू, सिगरेट इन सबको प्रमोट करने से बैन कर रखा था। तो भाई विजय माल्या ने सरेगेट एडवर्टाइजिंग की स्ट्रैटेजी अपनाई। इस एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी में होता क्या है कि भाई किंगफिशर बियर को नहीं बल्कि किंगफिशर सोडा को प्रमोट करेगा। एक तरीके से किंगफिशर ब्रांड को प्रमोट किया जाएगा। देखिए, इससे होता क्या है कि भाई ऐड देखने वाला इंसान आपका प्रोडक्ट याद रखे या ना रखे, लेकिन ब्रांड का नाम वो जरूर याद रखेगा। विजय माल्या को फोर्ब्स रिचेस्ट मैन की लिस्ट में इंक्लूड कर लिया था। उन्हें साउथर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट की डिग्री भी दी गई थी। इनफैक्ट फ्रांस में उन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया गया था। दिस गाय वाज सिंपली डूइंग वंडर्स। इनफैक्ट इतना सब कुछ काफी नहीं था, वो अभी भी यूबी ग्रुप को ग्लोबल हाइट्स पे जाने के बाद भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मार्च 2005 में अपने बेटे सिद्धार्थ माल्या के जन्मदिन वाले दिन किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत की। देखिए, एक एयरलाइन को ऑपरेट करना बच्चों का काम नहीं है, इसके लिए पैसा पानी की तरह बहाना पड़ता है। लेकिन किंगफिशर ब्रांड इमेज के हिसाब से भाई विजय माल्या चाहते थे कि उनके कस्टमर्स को एक ऐसा फ्लाइंग एक्सपीरियंस मिले जो उन्हें आज तक कभी ना मिला हो। किंगफिशर एयरलाइंस में अतिथि देवो भव को बहुत सीरियसली लिया जाता था, क्योंकि देखिए, इस एयरलाइन के अंदर गर्म खाने से लेकर ठंडी बियर तक
मॉडल्स जैसे दिखने वाली एयर हॉस्टेसेस से लेके शानदार सर्विसेज तक सब चीजें बिल्कुल टॉप नॉच हुआ करती थी। किंगफिशर एयरलाइन ने सिर्फ 2 सालों के अंदर बहुत नाम कमा लिया था। ऑल्दो कंपनी लॉसेस में थी, लेकिन फिर भी जितनी पॉपुलैरिटी, जितनी हाइप कि किंगफिशर एयरलाइन क्रिएट कर चुकी थी, उसको देख के लगता था कि किंगफिशर एयरलाइंस आने वाले कुछ सालों में और लॉसेस में तो बिल्कुल नहीं रहने वाली। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। पूरे देश में 25% से ज्यादा लोग अपने डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए किंगफिशर एयरलाइन को चूज कर रहे थे। लेकिन फिर विजय माल्या ने अपनी किंगफिशर एयरलाइन को डोमेस्टिक से इंटरनेशनल करना चाहा। लेकिन इंडियन एविएशन इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग आप इंटरनेशनल ऑपरेशन तब कर सकते हैं जब आपके पास एटलीस्ट 5 साल का डोमेस्टिक ऑपरेशन का एक्सपीरियंस होगा और 20 से ज्यादा एयरक्राफ्ट होंगे। देखिए, अभी किंगफिशर को यानी कि विजय माल्या को सिर्फ 2 साल का डोमेस्टिक एक्सपीरियंस था। वो आने वाले 3 साल और वेट नहीं कर सकते थे। इसलिए जल्दबाजी में उनकी सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती ये हुई कि उन्होंने एयर डेक्कन को खरीद डाला। एयर डेक्कन उस टाइम पे एक लो कॉस्ट एयरलाइन हुआ करती थी, लेकिन इस एयरलाइन के पास इंटरनेशनल ऑपरेशन करने का लाइसेंस था। अब एयर डेक्कन खरीदने के बाद विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस का ऑल टुगेदर एक डिफरेंट ब्रांड ही लॉन्च कर दिया, जिसका नाम रखा किंगफिशर रेड। अब देखिए, किंगफिशर रेड ये एक ऐसी एयरलाइन थी जिसके अंदर एक आम मिडिल क्लास आदमी भी इसकी टिकट अफोर्ड कर सकता था। इन शॉर्ट, अब जिन लोगों को किंग्स की तरह ट्रैवल करना है वो किंगफिशर एयरलाइंस में जा सकते हैं, और जिन लोगों को बिल्कुल एक अच्छा इकोनॉमिकल एक्सपीरियंस चाहिए वो किंगफिशर रेड में जा सकते हैं। अब देखिए, किंगफिशर रेड और किंगफिशर एयरवेज के टिकट के प्राइस में एक बहुत ही मेजर डिफरेंस था। एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर, विजय माल्या अपने कस्टमर्स को सिर्फ बेस्ट एक्सपीरियंस देना चाहते थे, तो उन्होंने किंगफिशर रेड के अंदर भी अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दिया। अब ये देखने के बाद लोगों को लगा यार, किंगफिशर रेड में भी सेम ट्रीटमेंट मिल रहा है, प्लस इसके टिकट का प्राइस ही बहुत कम है, तो इसलिए लोगों ने सिर्फ किंगफिशर रेड को ही चूज करना शुरू कर दिया। अब इसी के चलते विजय माल्या को सबसे पहला और सबसे बड़ा रेवेन्यू हिट देखने को मिला, जब लोग किंगफिशर एयरवेज से ज्यादा किंगफिशर रेड को चूज कर रहे थे। अब साल 2008 में किंगफिशर एयरवेज लॉस में जा रहा था। अब देखिए, विजय माल्या ने जब ये चीज देखी तो उन्होंने सोचा कि किंगफिशर रेड के जो टिकट के प्राइस है उसको भी बढ़ा दिया जाए, ताकि जब किंगफिशर रेड और किंगफिशर एयरवेज के टिकट का प्राइस ऑलमोस्ट सेम होगा तो ऑब्वियस सी बात है लोग किंगफिशर एयरवेज को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। लेकिन लोगों ने ऐसा नहीं किया। जैसे ही किंगफिशर रेड के टिकट के प्राइस बढ़े, लोगों ने किसी और एयरलाइन को ही चूज करना शुरू कर दिया। देखिए, अब आप इसे समय की मार कहिए या कुछ, लेकिन इसी साल 2008 में क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने लगे थे, जो कि एविएशन इंडस्ट्री में बहुत मैटर करते हैं। इसी साल 2008 में रुपये की वैल्यू टोटली ड्रॉप डाउन हो चुकी थी। इनफैक्ट इसी साल 2008 में सबसे बड़ी चीज हुई थी, जो कि था ग्लोबल रिसेशन। इतनी महंगाई में इतनी महंगी एयरलाइन को चलाना और मुश्किल होता जा रहा था। ऑल्सो फॉर इन्फॉर्मेशन, जब एक एयरप्लेन किसी एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है, उस पर लैंड करता है, तो स्पेसिफिक एयरलाइन को एयरपोर्ट को टेक ऑफ एंड लैंडिंग चार्जेस देने पड़ते हैं। अब देखिए, किंगफिशर ने किसी भी एयरपोर्ट को उसके एयरपोर्ट चार्जेस से लेके फ्यूल के चार्जेस तक किसी के साथ भी कोई पेमेंट नहीं की थी, ना ही उस पेमेंट का सेटलमेंट किया था। इसलिए फाइनली दिसंबर 2012 में किंगफिशर का लाइसेंस ऑफिशियली कैंसिल कर दिया गया। अब इस बैन को हटाने के लिए, इनफैक्ट किंगफिशर एयरलाइन को रिवाइव करने के लिए, विजय माल्या ने बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर्स इथियाड एयरवेज से हेल्प मांगी। वो लोग किंगफिशर में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी भी थे, लेकिन उस टाइम पे भारत में हमारी एविएशन इंडस्ट्री में FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड ही नहीं थी, वो लीगल ही नहीं थी। विजय माल्या ने सरकार से बहुत कोशिश की, बहुत मीटिंग्स रखी, बहुत रिक्वेस्ट की कि वो FDI को लीगल कर दे, लेकिन सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। एंड इफ यू रिमेंबर, आई टोल्ड यू बिफोर कि किंगफिशर एयरलाइंस ऑलरेडी लॉस में चल रहा था, यानी कि विजय माल्या अभी तक बैंक से लोन लेके अपनी एयरलाइंस ऑपरेट कर रहे थे, और अभी तक विजय माल्या पे 9,000 करोड़ का कर्जा चढ़ चुका था, जिसमें से 6,600 करोड़ का उनका प्रिंसिपल अमाउंट था और बाकी 2,400 करोड़ का उनका इंटरेस्ट था। विजय माल्या ने सारे बैंक से मीटिंग भी रखी, उनको ये तक कहा कि वो अपना प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि 6,600 करोड़ रुपए अभी के अभी इसी समय देने के लिए तैयार है, लेकिन इन रिटर्न बैंक्स को उनकी थोड़ी सी हेल्प करनी होगी, थोड़ा सा उनका लोन रिस्ट्रक्चर करना होगा, थोड़ा सा लोन माफ करना होगा। लेकिन इस बारी भी किसी बैंक ने उनकी एक नहीं सुनी। विजय माल्या ने हर वो चीज करने की कोशिश की जिससे कि वो अपनी एयरलाइन को बचा सके। सोच के देखिए, फॉरेन इन्वेस्टर तैयार था, सरकार ने मना कर दिया।
अपना प्रिंसिपल अमाउंट, अपना लोन वो बैंक को देने के लिए तैयार थे, लेकिन बैंक ने मना कर दिया। अब होना क्या था? वो ही जिसका हम सभी को इंतजार था। मार्च 2016 में विजय माल्या अपनी सारी दौलत लेकर सीधा भारत छोड़ के लंदन पहुंच गए और वहीं से अभी तक अपने रिमेनिंग ड्यूज का केस लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि लंदन ही क्यों? आखिर क्यों बड़े बड़े इंडियन स्कैमर्स लंदन को अपनी फाइनल डेस्टिनेशन चूज करते हैं? देखिए, बात सिंपल सी है, द गोल्डन वीजा। यानी कि अगर आपकी जेब में पैसा है और आप वही पैसा यूके के सिस्टम में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं, तो यूके आपको आसानी से अपनी सिटीजनशिप देगा। अच्छा, इतना ही नहीं, हमारा लॉ एंड ऑर्डर यूके के लॉ एंड ऑर्डर से ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। इसी वजह से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक बोरोड डॉक्यूमेंट कहा जाता है। अब इसी चीज का फायदा उठाते हैं हमारे स्कैमर्स के लॉयर्स। ये केस को कुछ ऐसे मैनिपुलेट करते हैं कि उनके एक्यूज इंडिविजुअल को वापस अपने देश जाना ही ना पड़े। प्लस यूके के ह्यूमन राइट्स बहुत ही स्ट्रांग है। देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि यूके के कोर्ट को अगर लगता है कि एक्यूज इंडिविजुअल को वापस उसके देश भेजने के बाद उसकी जान पे भी खतरा है या फिर उसको किसी टाइप का टॉर्चर फेस करना पड़ेगा, तो भाई कोर्ट को पूरा हक है कि वो उस केस को रद्द कर सकते हैं। माल्या के जाने के बाद इंडियन बैंक्स माल्या की कार्ड्स, शिप्स, प्रॉपर्टीज, इन सब को इंडिया में ऑलमोस्ट सीज कर चुके हैं। लेकिन अभी तक वो माल्या की यूके की प्रॉपर्टीज, यूके की कार्ड्स, उनकी सारी दौलत को अभी तक सीज नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा हुआ है ड्यूअल सिटीजनशिप की वजह से, बिकॉज माल्या के पास इंडिया एंड यूके दोनों की सिटीजनशिप है। इसी वजह से इंडियन बैंक्स अभी तक अपना सारा पैसा माल्या से नहीं निकाल पा रहे हैं। यू वोंट बिलीव दिस, बट विजय माल्या एक फकीर नहीं बल्कि आज भी एक बिलियनर है। बिकॉज आज भी उनके पास यूबी ग्रुप के 15,000 करोड़ के शेयर्स हैं। इनफैक्ट यूके के अंदर वो 12 बिलियन पाउंड्स के बंगलों में रह रहे हैं विद हाई सिक्योरिटी। इनफैक्ट वो आज भी उतनी ही लैविश लाइफ जी रहे हैं जितने की पहले। बोला, आपको क्या लगता है कि विजय माल्या कितने सही हैं और कितने गलत? दोस्तों, आप कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए। और हाँ, ये भी बताइए कि क्या विजय माल्या को वापस इंडिया लेके आया जा सकता है या नहीं। दोस्तों, कमेंट्स में आपके जरूर पढ़ूंगा। Well guys, thank you so much for watching this video। अगर दोस्तों अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज याद से आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए इस चैनल के ऊपर लेके आता रहता हूँ। चलिए फिर मैं साहिल मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।